किसमें? वॉर और लेट में कंफ्यूज से। अच्छा, और किसी का सवाल है कल के टॉपिक से रिलेटेड? कल जो चीज़ हम लोगों ने देखी जिसमें हमारे पास था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स बनाने के कीवर्ड्स क्या होते हैं, कमेंट्स का जो डिक्लेरेशन है इनिशियलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, इसके अलावा हमने रूल्स देखे थे वेरिएबल्स बनाने के। तो इन सारे टॉपिक्स में किसी को कोई सवाल है? फोल्डर का क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, देखते हैं उसका। और किसी को कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है। अच्छा, वॉर और लेट में क्या डिफरेंस है? वॉर और लेट में क्या, बोलो जिस बात है डायरेक्ट बोल देंगे। लेट हमारे पास देखें, वॉर जो है ना ये कुछ फारिग सी चीज नहीं है। ये अपने वक्त में एक किंग था, यानी मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि 1995 से लेकर तकरीबन किस अरसे तक 2015 तक हमारे पास कौन अकलौता इस्तेमाल होता था? सिर्फ हमारे पास वॉर का कीवर्ड था। लेकिन मसले फिर ये हुआ क्या, तब लोगों को डेवलपर्स को परेशानी होने लग गई। वॉर का कीवर्ड जो है ना वो खुद नहीं बताता था कि मेरे नाम से ऑलरेडी वेरिएबल बना हुआ है। लेट से अगर आपने किसी एक नाम से वेरिएबल बनाया ना, तो वॉर का कीवर्ड आपको नहीं बताएगा किस नाम से बना हुआ है। मैंने अगर कहीं लाइन नंबर 300 के ऊपर बनाया हुआ है वॉर एज इज इक्वल्स टू दिस, और मुझे नहीं पता क्या, तो बताओ तो सही ना यार, कब का मान लूं? तो लाइन नंबर लेट से मैंने 39 के ऊपर बनाया वॉर एज इज इक्वल टू 30। अब इंसान है कोडिंग कर रहे, मशीन तो नहीं है ना, तो उसको पता ना, मशीन से भी एआई से भी गलतियां होती है कोडिंग के अंदर। अब लाइन नंबर 300 के ऊपर जाके मैं दोबारा डिक्लेयर करता हूँ वॉर एज इज इक्वल टू 40। अब मसला हो गया। मसले इस तरीके को है कि इसको मुझे एरर देना पड़ेगा। ये मुझको चाहिए कि मुझे एरर दे, ताकि ऊपर वाली केस में मैंने वैल्यूज कुछ और स्टोर की थी। मैंने पूरा 300 लाइन का लॉजिक उस एक वेरिएबल की बेस पे लिखा है, और नीचे आके मैंने एक नया वेरिएबल बनाया, ये सोचिए कि एज मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं बनाता हूँ, इसलिए मुझे एरर नहीं दिया। वॉर का सबसे बड़ा गलती ये थी, सबसे बड़ा मसला हमारे पास ये था कि वो अपने नाम को कभी बताते नहीं था कि एक नाम का वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है। वो कहते दूसरी बना दो, तीसरी बना दो, जबकि प्रोग्रामिंग में ये चीज गलत कंसिडर होती है। मैंने आपको कल नाम बताते हुए सिखाया था क्या, वेरिएबल्स के नाम क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। पर वेरिएबल एक नाम। यहाँ तक कि कैपिटल एन और स्मॉल एन में भी डिफरेंस होता है, हमने ये भी डिस्कस किया था। लेकिन वॉर इन चीजों को नहीं मानता। वो कहते हैं कि बस वेरिएबल ये तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कोडिंग में चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। इस वजह से वॉर की जगह हमारे पास कोई किसने लिया आके, लेट ने। अब लेट क्या करता है, ये भी वेरिएबल बनाता है। वेरिएबल से मुराद, इसमें वेरिएबल बनाएंगे ये अपडेट भी होगा, कोई मसला नहीं है। अगर आपने लिखा ना लेट एज इज इक्वल टू 40। अच्छा अब देखें, मैंने 3 वेरिएबल बना लिए एज के नाम से। वॉर ने फिर भी एरर नहीं दिया कि भाई मैंने तो ऑलरेडी बनाया हुआ है ना, वॉर तब भी खामोश बैठा हुआ है। लेकिन जो ही मैं दोबारा से बनाऊं ना लेट की मदद से दोबारा, अब देखें लेट मुझे एरर देगा। अब देखिए लेट मुझे डायरेक्टली एरर देने लग गया कि भाई तुम क्या करना चाह रहे हो, ऑलरेडी तो तुमने बनाया हुआ नहीं ये चीज, जबकि वॉर इन चीजों को नहीं मानता। तो लेट हमारे पास इसी वजह से वॉर के मुकाबले में है। इसका लेट का जो बेसिक मकसद है ये कि आप वेरिएबल बनाओ, उसमें स्टोर करो। बस फायदा ये कि आप वेरिएबल बना के इसमें डेटा स्टोर करोगे, आप किसी भी पॉइंट पे जाके इसको अपडेट कर सकते हो। अपडेट कर लिया कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या लेट ने क्या बात सिखाई कि नाम यूनिक होते हैं, तुम मेरा नाम कॉपी नहीं कर सकते हो, तुम जो कुछ भी कर लो, वैल्यूज कॉपी कर लो, डेटा कॉपी कर लो, लेकिन तुम मेरा नाम भी चुरा सकते हो। यह मैंने लेट ने सिखाया है। और फिर इसके बाद हमारे पास कौन आता है, हमारा कॉन्स्ट। और कॉन्स्ट क्या कहता है? कॉन्स्ट हमें क्या बोलता है? कहता है कि मैं कॉन्स्टेंट एक दफा लिख दिया तो मुझे अपडेट भी नहीं कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब मुझे एक बात बताएं, क्या मैं नीचे जाके नेम इज इक्वल टू कुछ और कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ, एरर तो नहीं आया है, तो ये मैं कर सकता हूँ। क्यों? अगर मैं जाके इसका आउटपुट देखूंगा ना, अगर मैं जाके आउटपुट देखूँ तो आउटपुट में मेरे पास देखिए कंसोल में आउटपुट आता है। तो कंसोल में मेरे पास क्या एरर आया भाई, ये एरर देखिए, असाइनमेंट हुआ कांस्टेंट वेरिएबल की। तो मैं कांस्टेंट वेरिएबल में डेटा किस तरह दोबारा ऐड करो, तुमने तो ऑलरेडी एक दफा बनाया हुआ है ना। तो हमारे पास कॉन्स्ट और लेट में ये डिफरेंस है। लेट हमारे पास क्या कहता है कि मैं एक नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसने वॉर के मुकाबले में बोला कि मैं वॉर जैसा नहीं हूँ। और कॉन्स्ट कहता है कि ठीक है तुम वेरिएबल एक नाम से बनाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो मैं डेटा में वेरिएबल बनाऊंगा उसे कोई अपडेट ही नहीं कर सकता।
बस हमें लेट और कॉन्स में ये डिफरेंस है। और वॉर को हम लोग इस रीजन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली समझा ही नहीं पाता, ये हमें बताता ही नहीं है कि ऊपर ऑलरेडी एक चीज डिक्लेयर हुई हुई है, ऑलरेडी एक चीज बनी है, दोबारा ना बनो। तो ये कंफ्यूजन में चला था काफी ज्यादा। इसका एक और भी काफी बड़ा मसला है जिसका फिलहाल मौका तो नहीं डिस्कस करने का, लेकिन बाद में हमें देखने को मिलेगा जब हम लोग फंक्शंस या अपनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में जाएंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल हम लोग इसका फिलहाल इतने ही कहेंगे यार वॉर का ये मसला था, उसके ये रोले थे, इस वजह से हम लोग वॉर को इस्तेमाल नहीं करते। तो समझ आई इसकी? जी। लेट तो अपडेट हो सकता है। हाँ, लेट को आप अपडेट कर सकते, लेकिन दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। दोबारा सेम नाम से अब ये कीवर्ड लिख के दोबारा उस वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते। बस बिना उसके हटा दो, लेट कीवर्ड हटा के अपडेट करो, कोई मसला नहीं, जितनी दफा करना करो, लेकिन कीवर्ड लिख के सेम नाम से दोबारा वेरिएबल नहीं बना सकते। ये हमारे पास वेरिएबल अपडेट करना कहलाता है, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक नया वेरिएबल बनाना, डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना। तो समझ आई इनकी डिफरेंस की? समझ आ गई है? और कोई सवाल? क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले टॉपिक देखते हैं कि हमारे अगले टॉपिक्स में कौन कौन से हैं। यहां तक तो समझ आई है ना, कल की हमने बातें की हैं। आज हमारा अगला टॉपिक क्या है? क्या था यार? वेरिएबल्स ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन। ठीक। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है डेटा टाइप्स। कि जावास्क्रिप्ट में आपके डेटा के कितने किस इकसाम हो सकते हैं, आपके डेटा कितनी किस्म के हो सकते हैं। इसमें हमारे पास कोई नई दुनिया से बाहर की चीजें नहीं आती। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। अभी तक हम लोग एक देखते आ रहे हैं ना नंबर, ये जीरो से लेके इनफाइनाइट जितने भी नंबर्स हैं, इन्फिनिटी नंबर्स जो है हमारे पास, सारे के सारे वो किस में अलाइन करेंगे, किस डेटा की कैटेगरी में अलाइन करेंगे, नंबर की। अगर इसकी टाइप हमारे पास नंबर होगी। अच्छा, इसमें हमारे पास डेसिमल और जो होल नंबर्स है सब के सब इंक्लूड हैं। नंबर्स भले जो भी, कोई हमारे पास 0.3 इस तरीके पे है, या फिर कोई बड़े बड़े नंबर है, सारे के सारे हमारे पास किस कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद हमारे पास आती है हमारी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स बेसिकली हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई लॉजिक भी अप्लाई नहीं हो सकता। अगर मैं लिखूं ना यहाँ पे इस तरीके पे, 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 डिवाइडेड बाई 2, अब ये तो मैंने लॉजिक लिखा है ना, तो इसके ऊपर कोई भी काम नहीं करता। अगर मैं यहाँ के ब्राउजर, हमारी जावा से ब्राउजर में रन करती है ना, अगर मैं ब्राउजर के कंसोल में आके ये करूं, तो आउटपुट क्या आया है? कुछ भी नहीं आया, वही सेम एज इट इज लिखा गया। तो स्ट्रिंग्स हमारे पास जावा से करेंगे, अगर मैं हटा दूं ना तो फिर ये आता है, लेकिन अगर मैं रहने दूं तब हमारे पास क्या आता है। तो स्ट्रिंग हमारे पास जावा से का वो हिस्सा होता है जिसमें हमारे पास किसी भी किस्म का लॉजिक, किसी भी किस्म का उसको सीरियस नहीं लिया जाता। जो यूजर ने लिखा है ना, हूबहू वही चीज हमारे पास लिखी हुई रहती है। इसमें बेसिकली आप सेंटेंसेस, नाम वगैरह इस तरह की चीजें स्टोर करते हैं। जेंडर्स हो गए हैं, इस तरह जितनी भी चीजें हैं ना, सारी की सारी किस कैटेगरी में स्टोर होगी? स्ट्रिंग्स में। समझ आई स्ट्रिंग की? आप इसको डबल कोट या फिर सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये याद रखना कि स्टार्टिंग अगर डबल कोट से तो एंडिंग में हमारे पास डबल कोट से होगी, अगर स्टार्टिंग सिंगल कोट से तो एंडिंग में हमारे पास सिंगल कोट से होगी। अब अगली हमारी बात क्या आती है, हमने दो दिखा देख लिया, एक हमारे पास नंबर है और दूसरी हमारी पास क्या है, स्ट्रिंग्स है। अब अगली हमारे पास आती है जिसको कहा जाता है बुलियन। बुलियन में दो चीज होती है, हाँ या ना, बेसिकली ट्रू या फॉल्स, सिर्फ दो टाइप्स होती है उसकी। अब इसका काम क्या है, यूजर लॉगिन है तो एक ही जवाब, इसके दो जवाब होंगे ना। मैंने पूछा यूजर लॉगिन है तो दो जवाब, हाँ या ना, यानी ट्रू या फॉल्स। लॉगिन हुआ तो वेबसाइट की यूजर डैशबोर्ड पर ना हुआ तो हमारे पास ना है, हम उसको कहीं पे लॉगिन पेज ही भेज देंगे। या फिर अगर यूजर की एज 18 से बड़ी है तो आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकता। जहां पे आपके पास इस किस्म की कंडीशन आए जहां पे आपने हाँ या ना पे चुनना हो,
तो वहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप्स क्या किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, बुलियन में। मैंने लिखा है यहाँ पे बुलियन। इसमें सिर्फ दो चीज होती है, ट्रू फॉल्स, इसके अलावा इसमें हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ या ना का हिसाब है, या तो हाँ बोलोगे तो ना बोलोगे बस। अब ये इसका इस्तेमाल का हम लोगों ने कोड देखे अपना शर्तों पे चलाना होता है। अब मेरे यहाँ पे सबसे पहली शर्त अगर मैं बात करूँ कि अगर यूजर लॉग इन है, मैंने पहला वर्ड क्या बोला, अगर यूजर लॉग इन है तो उसको क्या करो, यूजर डैशबोर्ड पे ले आओ, नहीं तो उसको कहीं और ले जाओ। तो जब तक यूजर लॉग इन नहीं होगा इसका जवाब मुझे हाँ मिलना चाहिए कि हाँ यूजर लॉग इन है। तो उस केसेस में हमारे पास बुलियन इस्तेमाल होता है, हाँ या ना के केस में। जब आपके पास हाँ या ना चाहिए होगा उधर जवाब हमारे पास बुलियंस में आता है, ट्रू और फॉल्स आता है। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास आ रहा है हमारा अपना ये क्या कहते हैं इसे, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड से मुराद, जी अनडिफाइंड से मुराद हमारे पास है कि पता नहीं। जो पता नहीं कहते हैं ना कि यार मुझे नहीं पता, इसको हमारे पास अनडिफाइंड कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे, लेट से डेटाबेस से डेटा आने में कोई नेट का इशू आ गया, कोई कनेक्शन हो गया, डेटा नहीं आया, तो डेटा हमारे पास किस में कैटेगराइज हो जाएगा, अनडिफाइंड के अंदर। क्या डेटा था लेकिन मुझे नहीं पता डेटा क्या था। अगर इसकी रियल वर्ल्ड में एग्जांपल है तो रियल वर्ल्ड में ये है कि मेरी जेब में पैसे पड़े हुए हैं, अब आप सारे उधर बैठे हुए हैं, तो मैं पूछूंगा कि मेरे पास पैसे हैं, आप लोग अभी फिलहाल क्या बोलेंगे, पता नहीं है। यानी आप लोगों को आइडिया नहीं, पैसे हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। सेम चीज अनडिफाइंड के भी होते हैं, जहां भी डेटा हो या ना हो तो हम लोग उसको किस कैटेगरी में अलाइन करते हैं, अनडिफाइंड में। अगर मैं वेरिएबल बनाऊं लेट नेम, अब इसकी वैल्यू आपको क्या लगता है क्या होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, फिलहाल इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ भी नहीं का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लाजमी होता है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू किस में आएगी, अनडिफाइंड में, क्योंकि वेरिएबल बना हुआ है। इससे क्या एज्यूम किया कि यूजर किसी पॉइंट में डेटा प्रोवाइड कर देगा, यानी जेब बनी हुई किसी न किसी पॉइंट में पैसे आ ही जाएंगे, पर जेब बनी होनी चाहिए। सेम चीज यहाँ पे भी आई है कि वेरिएबल बना है, कहीं ना कहीं डेटा आ जाएगा, लेकिन फिलहाल इसकी वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। क्या हमें नहीं पता यार इसमें क्या आने है। अगर मैं इसको कंसोल करके देखूँ ना, कंसोल नेम, ये मुझे कंसोल में भी अनडिफाइंड ही बोलेगा। जावा से शायद रन नहीं हुई जी, थोड़ा ऊंचा बोले यार। नहीं समझे क्या बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता मना, वो कर देता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। असल में बात यह है ना कि जावास्क्रिप्ट में जो एक वेरिएबल है ना, ये इस नाम का नेम, ये इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ ना, इतना ज्यादा जावास्क्रिप्ट में तकरीबन हर वेबसाइट में हुआ है, तो अब वो उसके ऊपर एक लाइन मार देते हैं जावास्क्रिप्ट में कि डेप्रिकेटेड है। डेप्रिकेटेड से बड़ा जावास्क्रिप्ट उन्होंने खुद मना कर दिए कि इस नाम का वेरिएबल ना बनाओ, बनाओ कोई मसला नहीं है। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने कहा कि इतना ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है दुनिया में, सब ज्यादा जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ ना, वो नेम नाम का वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट हमें कहता है, तो जावास्क्रिप्ट हमें ये कहता है कि क्या करो, इस चीज को इस्तेमाल ना करो, समझ आइए। तो इन्होंने डेप्रिकेटेड लिखा है, जो लाइन लिखी है डेप्रिकेशन को हमारे पास एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यार इस चीज को इस्तेमाल ना करो, आप करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब मेरे पास की वैल्यू में जाकर देखो तो क्या लिखी हुई आ रही है, वैल्यू मेरे पास सिंपली अनडिफाइंड लिखकर आ रही है, क्योंकि उसने कहा कि यार फिलहाल मुझे नहीं पता क्या है, कहता है हो सकता है इन फ्यूचर आ जाए। वही बात कि मैंने आपसे पूछा मेरे जेब में कितने पैसे, आप कोई बंदा कहे यार हमें क्या पता है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। अब अगली हमारे पास ये अनडिफाइंड होता है बेसिकली, ये आप खुद नहीं बनाते होते, ये आपको सर्वर से मिलता होता है, यानी डेटाबेस से मिलता होता है कि डेटा वहां पे डिफाइंड है क्या अनडिफाइंड है। ये आपको नॉर्मल कोडिंग में इतना कोई खास देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब बैकएंड कनेक्ट होगा, जब इंटरनेट के साथ आपकी वेबसाइट कनेक्ट होगी, डेटाबेस आएगा, सिक्योरिटी आएगी, उस जगह पे अनडिफाइंड बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। हमारा अगला आता है जिसको कहा जाता है नल। नल से मुराद कुछ नहीं, खाली, जो आपने खाली कहा ना, खाली इस चीज को कहते हैं। अब इसको अगर हम लोग अपनी वो जेब वाली मिसाल पे वापस लिखें, पहले केस में क्या था, आपको मैंने कहा था कि मेरे पास कितने पैसे हैं, आप लोगों को नहीं पता था, आप लोगों ने कहा हमें नहीं पता। अब एक बंदा उठ के आके मेरी जेब में हाथ मार के देखते हैं और मेरी जेब में पैसे नहीं है, तो क्या कहेगा कि यार हमने चेक किया यहाँ पे क्या है पैसे हैं, सॉरी पैसे हैं, लेकिन अगले ना के जेब में हाथ मारा तो उसको क्या लगा कि यार पैसे नहीं है। तो हमारे पास वैल्यू किस चीज में कन्वर्ट हो गई है, नल में, एम्प्टी में हो गई है। बेसिकली नल इसको कहते हैं, यार क्या पता यूजर का नाम नहीं है। पहले केस में मैंने कहा कि यूजर का नाम है, मैंने फिलहाल नहीं पता, लेकिन दूसरे केस में उसने कहा कि हाँ मुझे पता है कि उसका नाम हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, उसने अपना नाम कभी, अपना नंबर कभी, चीजें उसने प्रोवाइड की नहीं है। इस चीज को हमारे पास नल कहा जाता है। अनडिफाइंड और नल में ये डिफरेंस, अनडिफाइंड हमें क्या कहता है कि मुझे नहीं पता, हो भी सकता नहीं हो सकता। नल कहता है क्या कि मुझे पता है, वहां पे क्या एम्प्टीनेस है, वहां पे कुछ भी नहीं है। समझ आइए। ये अगेन हमारे पास किस में इस्तेमाल होगा, सर्वर वाले साइड होगा।
हमारे केस में ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा। जब हम लोग ब्रैकेट के ऊपर पढ़ेंगे तब आपको अनडिफाइंड और नल देखने को मिलेगा। फिलहाल बजाय आपको तीन डेटा टाइप्स देखने को मिलेंगी, नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन। तो ये डेटा टाइप से समझ आई है, ये हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात नहीं है, हर लैंग्वेज में बस वही बात है, वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। मैंने आपको बात की थी कल पहली क्लास में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने के कुछ रूल्स हैं कि तुम्हारी लैंग्वेज में ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी तुम एक स्टैंडर्ड की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनोगे, जिसमें कंडीशंस और इस तरह की चीजें, लॉजिकल कोड हो, फंक्शनैलिटी हो, लॉजिक हैंडलिंग हो, इस तरह की बहुत सारी चीजें, डेटा टाइप्स हो, वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हो, तब जाके तुम क्या कहलाओगे, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाओगे। तो ये सारी लैंग्वेज सेम है, बस लिखने के तरीके में डिफरेंट है, कोई लैंग्वेज आसान है तो कोई मुश्किल है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर हमारे पास इसकी अगर जाहिर करना चाहूँ कि मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं, तो इसके लिए हमारे पास एक चीज, जावास्क्रिप्ट में एक चीज एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का फीचर, मैं फिलहाल फीचर बोलूंगा, लेकिन एक्चुअली हम इसको क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में कुछ कोड पहले से बना के लिखा होता है ताकि आपकी आसानी के लिए रहे। तो मैं फिलहाल उसमें इन्हीं चीजों में से एक चीज बोरो करूंगा जिसका नाम है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ हमारे पास किसी भी चीज की डेटा टाइप बता दें कि इसकी डेटा टाइप क्या है। तो मैं अगर यहाँ पे करूँ कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू console.log name const age is equals to 21 console.log age const alive true console.log alive। मैंने यहाँ पे कितनी चीजें रखी है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखूं, मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूंगा, टाइप ऑफ। तो आपने किसी भी चीज से आगे लिखना है टाइप ऑफ, जावा से कंसोल आपको क्या बता देगा कि यार ये जो वेरिएबल है इसमें किस टाइप का डेटा पड़ा हुआ है। अगर मैं भी मिलाता हूँ तो उससे मुझे क्या पता है कि यार एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है, नंबर आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो मैं हर किसी आगे लगा दूंगा टाइप ऑफ। अब हमारे पास इसका आउटपुट में क्या लिखा हुआ, सबसे पहले क्या, देन क्या और एट द एंड क्या आएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या प्रिंट आएगा, ये टाइप ऑफ ऑपरेटर ना उसकी डेटा टाइप बताता है, वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, अब उसकी टाइप नजर आएगी। तो हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ आएगा, देन और एट गेट बुलियन आएगा। जाके अगर देखें ना तो सबसे पहले क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया, नंबर आ गया, बुलियन आ गया। तो हमारे पास तीन आ गए, सही है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट है। तो ये समझ आ गई है, पक्की बात है, डेटा टाइप समझ आ गई, आसान चीज, इतनी मुश्किल नहीं है। जावास्क्रिप्ट में और भी एग्जिस्ट करती है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होती, जिसमें हमारे पास बिग इंटीजर्स आती है, सिंबल्स आते हैं, वो चीजें इस्तेमाल आज तक नहीं हुई है, बस एग्जिस्ट करती हैं। तो जो बाजार पांच देखने को मिलती है, हमें ये पांच देखने को मिलेगी, नल और अनडिफाइंड के समेत। नल और अनडिफाइंड का फर्क समझ आया, क्या फर्क है। फ्यूचर में डेटा आने के चांसेस हैं, यानी कुछ ना कुछ आने के चांसेस हैं। नल का मतलब कि हाँ कुछ भी नहीं है, और आने के चांसेस वहां भी लेकिन अभी कहता है फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है, ये खाली है। अनडिफाइंड कहता है पता नहीं है, और नल कहता है हमारे पास कि हाँ मुझे पता है ये खाली है। बुलियन ट्रू या फॉल्स, अगर मैं यहाँ पे लिखे टाइप ऑफ, उसे क्या दिया है, बुलियन। तो अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूं कि वो बंदा मर गया, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, वहां पे फिर भी बुलियन नहीं आएगा। तो ये हमारे पर डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प आउट करते हैं। जब आपने कोई कोड आ गया, हम लोग कभी उस कोड पे पलटने वाले, जब आपका कोड कंडीशन की बेस पे, शर्तों के ऊपर चलेगा कि अगर यूजर के मार्क्स 80 ज्यादा है तो उसको ग्रेड दे दो, 80 से कम है तो उसको फेल कर दो, जो है होता नहीं लेकिन कर दो। तो ऐसे केसेस में हमारे पास कोड कंडीशनल चलने लगे, कंडीशन की बेसिस पे चल रहा है। मैंने कहा कि यार 25 लड़का क्लास में, 25 स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं, तो मैं क्लास ले रहा हूँ वरना नहीं ले रहा, तो मैंने शर्त रख ली अपनी। अब सबसे पहले चेक, मेरी बात का सच होना लाजिम है कि 25 स्टूडेंट्स हैं कि नहीं। तो सेम चीज हमारे पास कोडिंग में भी होती है कि आपने पहले अपनी क्या कंडीशन ऐड करनी है, उसके बाद आपका काम होगा। क्लियर है, यहाँ तक डेटा टाइप की तो समझ आ गई है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे आ रही हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स। जावास्क्रिप्ट में बेसिकली तीन किस्म के ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी तीन किस्म का ऑपरेशंस कर सकते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास जो है उसको कहा जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स।
मैट्रिक ऑपरेटर्स। उसके बाद आते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और उसके बाद हमारे क्या आती है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये हमारे पास तीन किस्म के ऑपरेटर्स हैं, यानी तीन किस्म के आप उसको समझने बीच में हिस्से आएंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपका मैथमेटिकल काम कवर करता है, प्लस माइनस एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, पावर लेना, परसेंटेज लेना, मॉडुलस लेना, या इसलिए जितनी चीजें वो कौन हैंडल करेगा हमारे पास, अर्थमेटिक लॉजिक का। कंपैरिजन में हमारे पास दो चीजों का कंपैरिजन, क्या ये चीज बड़ी है, क्या आप इसमें इक्वल है, क्या आप इसमें इक्वल नहीं है, छोटा बड़ा, यानी कि जितने भी ना ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर, स्मॉलर, डबल, इक्वल टू, यानी यहाँ पे इसमें जब आप इक्वालिटी की चीजें चेक करते हैं तो उसमें कौन इस्तेमाल होगा, कंपैरिजन। और हमारे पास एट द एंड आता है हमारे पास लॉजिकल। ये दो चीजों के बीच लॉजिक चेक करते हैं, क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड सच कह रही है कि नहीं, यानी ये अपना डिसीजन लेते हैं ना, ये हमारे पास अपने के एम्पायर है। ये आपके लेफ्ट साइड के कोड को देखेंगे और राइट साइड के कोड को देखेंगे, ये डिसाइड करेंगे क्या लेफ्ट साइड भी सच कह रहा है और राइट साइड भी सच कह रहा है। अगर दोनों के दोनों सच कह तो एक डिसीजन प्रोवाइड करने का कि हाँ हमारा फाइनल डिसीजन ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। खैर ये तो हम लोग देखेंगे ऐसा ऐसा, लेकिन हमारे अर्थमेटिक और कंपैरिजन और लॉजिकल तीन ऑपरेटर्स है बीच में, ये तीन टाइप्स हैं। समझ आइए, अर्थमेटिक में हमारे पास कौन सा हिस्सा कवर होगा, सारा मैथमेटिकल एरिया कवर हो जाएगा। कंपैरिजन मतलब नाम ही सब कुछ, लॉजिक दो चीजों के बीच लॉजिक चेक करता है और एक फाइनल डिसीजन प्रोवाइड करता है। तो स्टार्ट करते हैं किसके ऊपर, मैं स्टार्ट करूंगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर। तो इसमें हमारे पास हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम लोग स्टैटिक का साइन इस्तेमाल करते हैं, शिफ्ट और आठ हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट और रेट है, डिवीजन के हम लोग स्लैश इस्तेमाल करते हैं, स्लैश आ गया। उसके बाद क्या होता है, हाँ इसके बाद हमारे पास आता है हमारा ये मॉडुलस आता है, हमारे एक्सपोनेंट्स आते हैं, और हमारा आता है एट द एंड इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ये खैर कुछ चीजें बीच में आती हैं, सारी सारी हम लोग स्टेप करेंगे। टोटल 1 2 4 5 6 7 है हमारे पास, 7 हमारे पास में चीजें बल्कि 8 है। हाँ हमारे पास टोटल 8 किस्म के ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले तो बेसिक जो हमारे पास है वो कौन सा है, मैं यहाँ पे फिलहाल दो नंबर दे रहा हूँ, लेट या फिर कॉन्स नंबर इज इक्वल टू 20, कॉन्स नम 2 इज इक्वल टू 30 कर लिया। अब क्या किया, एडिशन नम 1 प्लस नम, तो हम लोग कंसोल करेंगे तो हमारे पास एडिशन का रिजल्ट देखेंगे, बल्कि मैं एडिशन लिखने के बजाय यहाँ पे ऐड रिजल्ट कर लिया, तो हमारे पास का रिजल्ट सिंपली क्या आ जाएगा, 50 आ गया एडिशन का रिजल्ट। अगला हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो सब रिजल्ट कर लेंगे। आप जितने नंबर्स बीच में ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नम 1 माइनस नम 2, मेरा क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, सब्ट्रैक्शन का क्या रिजल्ट आएगा, सब्ट्रैक्शन का तो हमारे पास आ गया। अगला हमारे पास कौन है, मल्टीप्लिकेशन है। नम 1 मल्टीप्लाई बाय नम 2, तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, 30,000 क्या होता है, 600 आएगा। हमारे यहाँ पे 600 आ गया। एट हमारे पास कौन है, डिवीजन डेफ रिजल्ट इज इक्वल्स टू नम 1 डिवाइडेड बाय नम 2। अब क्या रिजल्ट आएगा, अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हाँ 0.6666 हमारे पास आ गया। यहाँ तक तो हमारी बेसिक मैथ्स थी, बीच में कुछ नहीं था। अब अगली चीज हम लोग क्या करने लगे हैं, अगला चीज हम लोग करेंगे अपना मॉडुलस, एक्सपोनेंट्स यानी पावर करेंगे, और उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट।
मैं अब यहाँ पे करने लगा हूँ मॉडुलस। मॉडुलस आपको पता है क्या होता है? मैथ्स में रिमाइंडर पढ़े में, रिमाइंडर क्या होते हैं? सबर कर, क्या कहते हैं मॉडुलस, रुको मैं बता देता हूँ। इज इक्वल टू नम वन मॉड नम टू। मैथ्स में हमारे पास कुछ ऐसी चीज होती थी, हमारा क्या है? ये अब यहाँ पे जो ऊपर लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? वो तो क्वेश्चन होता है ना कि कितने नंबर पे डिवाइड हुआ है। तो 21 हम लोग करेंगे तो क्या? तो ये हमारे पास आगे बच क्या गया? अब क्या ये डिविजिबल है? अब तो नहीं है ना, हमारे पास डिविजिबल नहीं है ना। अब ये जो चीज बच गई ना, इसको हमारे पास क्या कहते हैं? रिमाइंडर। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इसलिए करना आ रहे खैर वैसे भी राइटिंग है, लेकिन ये हमारे पास आ गया हमारा रिमाइंडर। ये जो डिवीजन होने के बदले में जो चीज बची थी ना, आखिर में जो रिजल्ट बचे तो उसे क्या कहा जाता है? रिमाइंडर। और ये जो हमारे पास ऊपर के जो हमें पहले देखने को मिला था, तो इसको हमारे पास क्वेश्चन कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे नम टू डिवाइडेड बाई नम वन कर लूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? 1.5 आ गए। उससे खुद को कर लिए कंप्लीटली डिविजिबल करने के लिए, उसने खुद को कर लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग दोबारा करते वापस उसके ऊपर। तो अब हमारा वापस आते हैं ये रिमाइंडर की समझ है। रिमाइंडर कहाँ पे होता है? डिवीजन होने के बदले जो वैल्यू बच जाती है, यानी जो अब डिविजिबल नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे? रिमाइंडर कहते हैं, यानी वो हमारा मॉडल ऐसे। तो ये जो मॉड का सिंबल है ना, हमारे पास यही बताता है कि अगर हमने दो नंबर को डिवाइड किया तो उनके रिमाइंडर में क्या बचे, जो बचे तो ये हमें बताता है। अब बताएं कि मेरे पास मॉड का रिजल्ट क्या आएगा। नंबर है 20, नम टू है 30। मैंने कहा नम वन मॉड नम टू, यानी 20 अंदर आएगा और 30 बाहर जाएगा। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? नहीं, जीरो नहीं आएगा। हाँ हाँ, मैंने 20 मॉड 30 गिने, अंदर 20 लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, 20 यहाँ पे होगा और 30 यहाँ पे होगा। तो अब हमारे पास क्या आएगा? हाँ, पता नहीं क्या आएगा, मुझे भी नहीं पता। 20 आगे बच गया, 20 आता है। 20 मॉड 30। चलो नंबर चेंज कर लेंगे ना, इतना ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है, नंबर ही चेंज कर लेंगे। इसको हम लोग बड़े वाले को, पहले वाले को कर देंगे हम लोग 60, और इसको हम लोग कर लेंगे 9। नहीं, इसको हम लोग कर लेंगे 50, और इसको हम लोग कर लेंगे। अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा? मैंने कहा 50 मॉड 10, रिजल्ट क्या आएगा? हमारा रिजल्ट अभी इस केस में क्या आएगा, और इस केस में हमारे पास क्या आएगा? इस केस में क्या आएगा और मॉड के केस में क्या आएगा? जो डिवीजन का रिजल्ट आता है वो किस बेस पे आता है? वो क्वेश्चन की बेस पे आता है। और मॉडुलस का रिजल्ट किस पे आता है? रिमाइंडर की बेस पे। अगर हम लोग जाके देखें तो किससे क्वेश्चन ने मुझे क्या दिया और मॉड ने मुझे क्या दिया? जीरो दिया। तो ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बड़ी काम की चीज है, अगर हम इसकी वजह से एक्टिविटीज वगैरह करेंगे तो आपको समझ पड़ जाएगी, लेकिन हम इसको इस्तेमाल करते होते हैं जहाँ पे जरूरत पड़े तो। समझ पड़ी यहाँ तक? ये मॉड की समझ आ गई ना, मॉड हमारे पास क्या होता है। अगला हमारा कौन है? अगला हमारा है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट वैसे इसका नाम है, लेकिन अगर आसान लफ्जों में बताऊं तो इस चीज को हमारे पास पावर कहते हैं। आपको याद है स्कूल के ना 2 रेस्ट पावर 2 या 3 से हमारे पास आया था, ये वाली चीज होती थी हमारे पास। ये चीज याद है? ये चीज को हमारे पास क्या कहते थे? पावर जैसे होती थी ना? नहीं नहीं, हमारे पास ऐसे होती थी। ये हमारे पास ऐसे होती थी, पावर हमारे पास ऐसे होती थी। तो ये हमारे पास ये जो चीज है ना, ये इसको हमारे पास प्रोग्रामिंग में एक्सपोनेंट्स कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेट से नम वन लिखता हूँ, मैं नम वन पावर नम टू लिखता हूँ, मेरे पास नम वन में क्या है? 50 है, और मैंने पावर क्या लिखा? 10। तो मेरे पास का क्या रिजल्ट आएगा? क्या ये 50 10 बताएगा या
50 मल्टीप्लाई बाय 10 करेगा, ये क्या करेगा 50 को आपस में बस 50 दफा मल्टी वो करता रहेगा, पता नहीं क्या होती है इसमें, मतलब 50-50 के साथ करेगा, इसका बेसिकली कुछ ऐसा रिजल्ट बनेगा 50 मल्टीप्लाई बाय 50, फिर उसका जो रिजल्ट होगा फिर वो मल्टीप्लाई बाय 50 ऐसा करेगा। ये चीजें याद है, खैर मुझसे भूली हुई। तो ये 10 टाइम्स 50 को ही आप इससे मल्टीप्लाई करता जाएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको करता जाएगा। तो एक्सपोनेंट्स बनाने के लिए आपके पास सिंपल सम आता है, सिंगल स्टेरिक होता है मल्टीप्लिकेशन का, और डबल से मुराद क्या होता है आपका एक्सपोनेंट्स, पावर्स आती हैं। तो मैंने यहाँ पे num2 लिख लिया और करेंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पास कोई बहुत ही बड़ा नंबर आ गया, यार मैंने 50 की पावर 10 काफी ज्यादा की है, मैं यहाँ पे फिलहाल क्यूब ले लेता हूँ। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा 50 सर क्या होता है 1500 होता है, 12,000, 1,25,000 आ गया हमारे पास। तो ये बेसिकली एक्सपोनेंट्स, अगर आपको पावर लेनी हो ना किसी चीज की तो आप बेसिकली इस तरीके पे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्यूब किया है, स्क्वायर कर लेंगे तो ये 1250 आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या पावर्स है, जिस तरीके पे मैथ्स में पावर्स है सेम इसी तरीके पे भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन नाम उसका क्या एक्सपोनेंट है। समझ आ गई यहाँ तक मॉड इसकी समझ आ गई है। आखिरी हमारा कौन है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट बेसिकली हमारे पास किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं जाके। लेकिन अभी देखिए आप मुझे एक बात बताएं कि मैंने यहाँ पे जितने काम किए हैं क्या ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस आई हैं, या 50 या 10 में कोई चेंजेस आई हैं, वो अपनी जगह पे ही हैं, वो 50 और 10 ही हैं। लेकिन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या करता है, ओरिजिनल वैल्यू में जाके +1 की एडिशन कर लेगा, इंक्रीमेंट ये करता है। और डिक्रीमेंट क्या करता है, ओरिजिनल वैल्यू में जाके -1 कर लेते हैं। अभी मेरे इंक्रीमेंट में क्या है, लेट्स से मैं यहाँ पे प्लस num1 लिखता हूँ, तो मेरे पास अभी रिजल्ट क्या है num1 का, मैं इससे पहले भी प्रिंट कराता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट ऑफ num1 इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूंगा num1, सॉरी वैल्यू ऑफ, मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 104 के ऊपर भी उसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहिए, और लाइन नंबर इसके ऊपर भी मैंने प्रिंट कराई है। इंक्रीमेंट बेसिकली क्या करेगा, ये इसमें हमारे पास डबल प्लस आया, पहले प्लस का मतलब हमारे पास है यहाँ पे एडिशन, और दूसरे प्लस का क्या मतलब है हमारे पास 1 का, कि 1 का एडिशन करना है बीच में, और ये जाके ओरिजिनल वैल्यूज में अपडेशन करता है। ये बड़े काम की चीज है। हम अपना एक टॉपिक देखेंगे लूप्स का, लूप्स के टॉपिक में आपको चीज बड़ी ज्यादा समझ आएगी। लेकिन ओरिजिनल जो इसका बेसिक मकसद आपको ये रखना है, ये हमारे पास क्या करेगा, ओरिजिनल वैल्यू में जाके या तो 1 का एडिशन करेगा या तो 1 माइनस करेगा। अभी मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, लाइन नंबर 104 के बाद मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा 104 पे, और फिर 107 के बाद क्या रिजल्ट आएगा, जी लाइन नंबर 104 के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा 50 या 51, 50 या 51, काफी अच्छा बताया, 50 या 51 आएगा। और हमारे पास लाइन नंबर 107 के ऊपर, क्योंकि देखिए कोड तो लाइन बाय लाइन चल रहा है ना, इस लाइन तक क्या हमारे पास का इसमें इंक्रीमेंट हुआ था, कोड तो लाइन बाय लाइन चल रहा है ना। लाइन नंबर 104 तक तो हमारे पास इंक्रीमेंट नहीं हो, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या है 50 है ना, वही आएगी। लेकिन लाइन नंबर 105 के ऊपर आके 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, तब हमारे पास बीच में सम होगा। असाइनमेंट और कांस्टेंट वेरिएबल मैंने किस में कांस्टेंट किया, अच्छा ये देखिए मसला क्या है, आपको कांस्टेंट की समझ आ गई। मैंने ये नंबर किसकी मदद से बनाया हुआ है, और नीचे जाके मैं क्या कर रहा हूँ अपडेट करो, तो इसने मुझे सिंपली एरर दे दिया, तो उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँ, तो अब देखिए मेरे पास लाइन नंबर 104 से क्या रिजल्ट आया है 50 आया, एंड लाइन नंबर 107 से मेरे पास रिजल्ट आया हमारा 51। तो ये हमारा इंक्रीमेंट है। ये क्या करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू में जाके +1 का एडिशन करेगा। बड़े काम की चीज है, बाद में आपको देखने को मिलेगी। आइडिया भी देता हूँ कि हमारे पास प्रोग्रामिंग में चीज होती है जिसका नाम है लूप। एक काम आप बार बार खुद ना करना चाहिए ना, तो आप उनको इस्तेमाल करते हो। लेट से मैं 1000 बंदे का नाम प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, या फिर मैं 1000 दफा हेलो वर्ल्ड लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं खुद लिख सकता हूँ। तो मैं खुद लिखने के बजाय क्या करूंगा, प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक लूप बना दूंगा, 4 लाइनों का लूप आएगा। वो एक दफा क्या करेगा, एक दफा मेरे लिए एक ही बार में 1000 दफा हेलो वर्ल्ड लिख लेगा। लेकिन वहां पे हमारे पास इंक्रीमेंट होता है,
ताकि वो अपने पास रिजल्ट रखते कि मैं कितनी दफा लिख चुका हूँ। एक दफा लिखने के बाद वो क्या करते हैं, खुद में +1 फिर +1। तो हम लोग इंक्रीमेंट्स या डिक्रीमेंट्स को वहां पे इस्तेमाल करते होते हैं। खैर ये बात का कॉन्सेप्ट है, जब दूसरी या तीसरी क्लास में हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा आप लोगों का इंक्रीमेंट समझिए कि इंक्रीमेंट क्या करता है, ओरिजिनल वैल्यू में जाए क्या करेगा। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे बतानी है। अब मैंने प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस लगा दिया, इसका मतलब क्या है, -1 करो। अब मुझे बताएं कि अब मेरा रिजल्ट क्या आएगा। मेरा रिजल्ट अब क्या आएगा, पूरा कोड समझे हो, मेरा रिजल्ट बताएं। ओरिजिनल वैल्यू मेरी 50 है, नंबर में मेरे पास टोटल 50 सेफ है। आउटपुट हमारा क्या आएगा, डिक्रीमेंट करने के बाद मेरा आउटपुट क्या आएगा, 49 आना चाहिए ना, 50 क्यों आ रहा है, 49 आना चाहिए ना, मैंने -1 किया ना, 50 क्यों आएगा। कोड आपका क्या चल रहा है। अब बात देखें, यहाँ पे देखें, इस जगह से पहले वैल्यू हमारी क्या दी, 50 दी। इधर ने उसकी, इस लाइन ने उस वैल्यू को किस पे कन्वर्ट कर लिया है। अब मेरी नंबर में क्या सेव हुआ है, जब इधर इसकी बारी आएगी तो नंबर की वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू तो 51 हो चुकी है ना, अपडेट हुई है ना। इस इंक्रीमेंट ने ओरिजिनल वैल्यू को जाके +1 कर दिया कि नहीं। अब 50 की जगह 51 आ गया। अब मुझे बताएं, जब लाइन नंबर 110 में उसको डिक्रीमेंट करने की बारी आएगी तो मेरे पास नंबर में करंटली क्या सेव होगा, तो उसको -1 करने के बाद क्या बन जाएगा, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा। अगर मैं देखें ना, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं बंद करता हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या है, लाइन नंबर 104 के ऊपर वैल्यू जो थी ना, 1 की इंक्रीमेंट करने से पहले 50 थी, इंक्रीमेंट करने के बाद 51 हुई है, फिर हमारे पास इंक्रीमेंट करने के बाद 51 ही थी, तो डिक्रीमेंट करने के बाद किस पे कन्वर्ट हो गई है हमारे पास, 50 पे। इसको मैं डिक्रीमेंट में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ कि मेरे पास डिक्रीमेंट आ गया। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का समझ आ गई कि किस तरीके में काम करता है, दोनों जाके ओरिजिनल वैल्यूज में चेंजेस करते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे बेसिकली क्या आ गए, हमारे कौन से ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आ गई, डिवीजन आ गई है, मॉडुलस आ गया, एक्सपोनेंट्स आ गया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ गए। समझ आई इन चीजों की, पक्की बात है। अब अगला हमारा कौन सा आएगा, अगला ऑपरेटर हमारा कौन सा है, कंपैरिजन, दो चीजों के बीच कंपैरिजन करना। अच्छा, इसका रिजल्ट हमारे पास हाँ या ना में होता है, या तो सच है या तो झूठ है। इसका रिजल्ट हमारे पास किस फॉर्मेट में है, इसका फॉर्मेट हमारे पास, इसका रिजल्ट हमारे पास किस फॉर्मेट में होगा, बुलियन के अंदर हमारे पास इसका फॉर्मेट आएगा। मैं यहाँ पे लगाता हूँ कंपैरिजन। अच्छा, मैं यहाँ पे लगाता हूँ कॉन्स्ट एज, या फिर चलो एज कर लेंगे 18। अच्छा, इसमें हम लोग पहले सिंबल समझ लें, सिंबल्स कौन कौन से हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, लेटर देन, इक्वल। इसमें हमारे पास ग्रेटर और इक्वल भी है, जिस फॉर्मेट में लिखना उसी फॉर्मेट में। स्मॉलर देन इक्वल, डबल इक्वल, इक्वलिटी चेक करने के लिए, नॉट इक्वल, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल नहीं है। और सबसे आखिर में हमारे पास है ट्रिपल इक्वल। ये मैं फिलहाल नहीं बोल रहा, इसको आप समझे कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर मैं जब कोड करूंगा तब उसमें समझाऊंगा। बाकी हमारे पास वही बेसिक, जो बेसिक मैथ्स है ना वही है, कोई इतनी हैवी किस्म के मैथ्स भी नहीं है, ना कोई लीनियर अलजेब्रा है, ना हमारे पास कोई वो चीजें, बेसिक सी चीजें हैं। तो सबसे पहले ग्रेटर है, स्मॉलर है, ग्रेटर और इक्वल है, स्मॉलर एंड इक्वल है, डबल इक्वल यानी आपस में इक्वलिटी चेक करने के लिए। अच्छा, डबल इक्वल क्यों, इक्वलिटी चेक करने के लिए, सिंगल इक्वल क्यों नहीं है। सिंगल इक्वल हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसका काम चीजों को, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना है, उसका काम कंपैरिजन करना नहीं है।
तो इसलिए कंपैरिजन के लिए क्या इस्तेमाल होगा, डबल इक्वल। और आखिर में हमारे पास आता है ये सिंबल को नॉट कहते हैं, ये ना को कहते हैं, और ये हमारे पास बता दे इक्वालिटी कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो चलो आप इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ कॉन्स्ट ग्रेटर इज इक्वल टू 10 इज ग्रेटर देन 20। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट दो चीजों में होता है, ट्रू या फॉल्स में होता है, यानी बुनिया ने। तो आउटपुट मेरे पास क्या आएगा इसका, आप देखें हमारे पास फॉल्स आ गए। और अगर मैं इसको अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, अब हमारा आउटपुट किस पे आ जाएगा, अब हमारा आउटपुट ट्रू पे आ जाएगा, क्योंकि पहले हमारे पास फॉल्स और अब हमारे पास ट्रू आ गए। कॉन्स्ट ग्रेटर 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अब मुझे बताओ इसका आउटपुट अब क्या आएगा, ट्रू क्यों आएगा, यहाँ तो मैंने कहा 10 इज ग्रेटर देन। जब आप ग्रेटर या इक्वल या स्मॉलर या इक्वल लगाते हैं इसमें आप दो चीजें चेक करते हैं। पहला, अगर तो ग्रेटर है तब भी ट्रू दे दो, और दूसरा अगर तो इक्वल है तब भी ट्रू दे दो। आप इसमें डबल डबल कंडीशन चेक करते हैं। अभी मेरे केस में यहाँ पे कौन सी कंडीशन फॉल्स होगी, ग्रेटर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेकिन ये दूसरी चेक करेगा। दूसरा मैंने क्या कहा, इक्वल का तो इक्वल तो है ना, ये उस केस में ट्रू हमारे पास दे देगा। यहाँ पे आए हैं तो ये आ गया। अब अगर लेट से मैं यहाँ पे ये कर दूं, अब मेरा रिजल्ट क्या होगा, क्यों फॉल्स होगा, अब भी मेरे पास ट्रू है, मैंने 10 इज ग्रेटर देन 9 लिखा हुआ है ना, अब भी मेरे पास ट्रू है। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये कर दूं, अब मेरा रिजल्ट क्या है, अब मेरा रिजल्ट सिंपली फॉल्स आ गया, क्योंकि 10 हमारे पास 9 से ना छोटे ना 9 के इक्वल है। सही है। और सेम चीज हमारे पास स्मॉलर स्मॉलर के लिए भी है। जी, कंसोल को क्या हुआ है, ये चीज ये शो कराने का काम नहीं। देखो आपके वेरिएबल तो कहीं आपका पूरा का पूरा वेरिएबल प्रिंट हो रहा है, सिर्फ रिजल्ट शो हो रहा है ना। तो कंसोल डॉट लॉग हमारे पास ये कहते हैं कि यार ये पूरी चीजें शो कराने के बजाय जो चीज तुम्हारा रिजल्ट है ना, सिर्फ वो शो कराओ, सब कुछ प्रिंट नहीं होता। जो आपने स्पेसिफिक चीज बताई है सिर्फ वही चीज प्रिंट होगी। हमारे पर प्रिंट स्टेटमेंट है, इसका काम प्रिंट करना है, तो खुद प्रिंट नहीं होता। अब हमारे पास स्मॉलर के केस में भी लगा लेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे पहले से पहले हमने क्या लगाया था, ग्रेटर का गेस लगाया था, फॉल्स आ गया, ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, और एट द एंड हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। इसके बाद हमारा कौन सा है, डबल इक्वल है। कॉन्स्ट डीबीएल, डबल इक्वल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कौन सा, डीबीएल इज इक्वल टू 10 डबल इज इक्वल 10। आउटपुट मेरा क्या आएगा, आउटपुट मुझे सिंपली ट्रू देना है कि हाँ यार तुम सच कह रहे हो, 10 10 की इक्वल है। और अगर मैं यहाँ पे यह डाल दूँ तो अब मेरे पास क्या आउटपुट आ जाएगा, अब हमारा आउटपुट सिंपली ये आ गया है। अच्छा अगला हमारे पास नॉट इक्वल का है, टू आ जाएगा बीच में। आउटपुट मेरा क्या होगा, अब मेरा आउटपुट अब यहाँ पे क्या शो होगा, ट्रू आएगा क्या फॉल्स आएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि नॉन इक्वलिटी चेक किया तो मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात झूठी नहीं है, फॉल्स आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक से थे। अब हमारे बीच में जो मेन आ रहा है ना वो ट्रिपल इक्वल है। आप ट्रिपल इक्वल से समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझे। मेरे यहाँ पे ये जो डबल इक्वल है ना, डबल इक्वल में एक केस में मैंने नंबर रख लिया, दूसरे साइड पे स्ट्रिंग रख लिया। अब मुझे बताएं अब क्या आएगा, मैंने डबल इक्वल में एक साइड पे स्ट्रिंग रखी है और एक साइड पे मैंने क्या रखा है, नंबर रखा है। दोनों में 10 है, तो इसका आउटपुट मेरे पास इक्वल ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ट्रू क्यों आएगा, और फॉल्स क्यों आएगा। डबल इक्वल केस में उसका काम टाइप से नहीं है,
यानी वो कास्ट से उसका लेना कोई देना नहीं है कि दोनों किस कास्ट के हैं, उसका मसला किससे है कि दोनों के दोनों सेम है कि नहीं। उसका मेन चीज हमारे पास ये होती होती है, यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, उधर भी 10 है, वो कहता है ठीक है, तुम कहते हैं भले स्ट्रिंग हो, मेरा कोई काम नहीं है, कहता है बट तुम 10 हो, मेरा तुम्हारे से इतना जानना है, तो कहते हैं हाँ मैं 10 हूँ। यहाँ पे इसमें क्या रिजल्ट रिटर्न कर देगा, ट्रू। डबल इक्वल केस में हमारे पास डेटा टाइप्स चेक नहीं होती है, लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लगा लूँ ना, तो ट्रिपल इक्वल केस में मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ट्रिपल इक्वल हमारे पास डेटा टाइप भी वैल्यू भी चेक कर दे और साथ साथ डेटा टाइप भी चेक कर दे। वो कहते हैं वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, यानी नंबर नंबर होना चाहिए, स्ट्रिंग स्ट्रिंग होनी चाहिए, बुलियन बुलियन होना चाहिए। ये हमारे पास का सबसे मेन हिस्सा है कि यार ये चीज बीच में होना लाजमी है। अब आगे देखिए, डबल इक्वल ने हमें क्या चीज रिटर्न की थी और ट्रिपल इक्वल ने हमें क्या दे दिया। तो ये हमारा बेसिकली इन इक्वालिटी का कुछ कॉन्सेप्ट है कि आप डबल इक्वल कैसे काम करेंगे, ट्रिपल कैसे करेंगे, दोनों का फर्क समझ आ गया। डबल इक्वल क्या चेक करता है, सिर्फ वैल्यू चेक करता है, और ट्रिपल इक्वल वैल्यू और बीच का डेटा टाइप। क्लियर है, समझ आ गई यहाँ तक। चले अब इन सारों को ट्राई करते हैं कि आगे बढ़े, ट्राई करना है आगे बढ़े। हाँ जी, समझ आइए सबको यहाँ तक जो किया है। ये चीज थोड़ी आसान थी, लेकिन अगर समझिए तो पूछने को इतना इशू नहीं है। ये प्रोग्रामिंग में चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक। हम्म। यहाँ तक क्लियर है ना सारा कुछ, कोई सवाल तो नहीं है। ये रिकॉर्डिंग पॉज नहीं होती है यहाँ पे। नहीं कर रहा, वो बंद कर देगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा कंडीशंस। कंडीशन से मुराद शर्तें आती हैं, जिस तरीके पे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि यार कुछ कोड लॉजिक की बेस पे चलता है कि अगर यूजर लॉगिन है तो क्या होना है, यूजर लॉगिन नहीं है तो क्या होना है, क्या यूजर जो लॉगिन हुआ है एडमिन है, अगर तो एडमिन है तो उसको एडमिन डैशबोर्ड पे लेके जाओ, नहीं तो यूजर डैशबोर्ड पे लेके जाओ। इस तरीके की जो कंडीशन जो शर्तों के ऊपर कोड चलाना होता है ना, वो चीज हम लोगों ने देखनी है कि हम वो कैसे कर सकते हैं। काफी इजी और काफी मजे की चीज है। आपको बस जहाँ पे एक हिसाब से कंडीशंस बनानी हो ना कि यार एक कोड कंडीशन व्यवस्था शर्त में चलाना है। मैंने जो आपको एग्जांपल दी कि क्लास में मैंने एक शर्त लगा दी कि यार जब तक 25 स्टूडेंट नहीं बैठे हुए मैं क्लास नहीं ले रहा। मैंने कहा मैं फिजिकल क्लास नहीं जाऊंगा, दो बातें, अगर तो 25 स्टूडेंट्स हुए तो मैं क्या करूंगा और अगर तो ना हुए तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने अपनी दो बातें सीधी सीधी बता दी। तो इसमें मैंने क्या लिखा, अगर यानी सबसे पहले अपना वर्ड बताया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपने फ्यूचर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फ्यूचर में ऐसा होना है। फिर मैंने अपनी शर्त बताई कि 25 स्टूडेंट होंगे तो, फिर अगली मैंने कोड बताया कि 25 स्टूडेंट होने के बाद मैं क्या करूंगा, मैंने कहा नहीं हुआ तो मैं ये काम कर लूंगा। तो सेम हमारे पास ये चीज प्रोग्रामिंग में भी एग्जिस्ट करती है। आप प्रोग्रामिंग में भी कंडीशन शर्तें बना सकते हैं। आपको सबसे पहले वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है, इफ का, जिसमें उर्दू में हम लोग अगर बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग क्या इधर इफ बोल देंगे। देन हमारा पार्ट क्या होता है कंडीशन का। कंडीशन लिखने के बाद आपने अपनी बात बतानी है, अगर मेरी बात सच्ची हुई तो मैं क्या काम करूंगा। और फिर एट द एंड आता है हमारे पास एल्स का ब्लॉक कि चलो अगर मेरी ऊपर वाली बात सच्ची नहीं होती, मैं ऊपर वाला काम नहीं कर पा रहा, तो मैं बदले में ये कर लूंगा।
तो मैंने यहाँ पे लेट से कंडीशन लिखी है कि अगर तो रेन हुई तो बारिश हुई, तो मैंने लिखा अगर धूप निकली हुई तो मैं बाहर जाऊंगा, नहीं तो मैं घर में रहूंगा। तो आज धूप नहीं निकली तो मैं घर में रह गया। मेरी बातें यहाँ पे इस तरीके पे काम कर रही हैं, वो काम हम लोग सेम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है अपना कीवर्ड, जो कोड लिखने का कंडीशन बनाने का तरीका है। सबसे पहले आपका कीवर्ड आता है इफ का। उसके बाद आपने अपनी कंडीशन बतानी थी, अपनी शर्त बतानी थी कि आप किस कंडीशन के बदले कोड चलाने लगे हैं, और जो कोड चलाएंगे वो आपका यहाँ पे आएगा। ये बेसिकली हमारा क्या है, हमारी कंडीशंस हैं। और इसमें हमारे पास आता है एल्स। एल्स ये कहता है कि चलो अगर ये बात सच्ची ना हो, ये कोड ना चल पाए, तो क्या होगा, मैं चल जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगा। अगर आप ये भी ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली इसको ये हिसाब है कि मैं बोलूँ कि यार अगर 25 स्टूडेंट नहीं आएंगे तो मैं क्लास नहीं लूंगा, बस मैंने लिखा। बल्कि मैंने ये बोला 25 स्टूडेंट आएंगे तो मैं क्लास लूंगा, मैंने ये बोल दिया। अब मैंने दूसरी बात नहीं बोली कि नहीं आएंगे तो क्या करूंगा, मुझसे कोई पूछे ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम तरीके पे यहाँ पे भी रूल है, अगर एल्स लिखते तो अच्छी बात है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, बदले में भी कोई काम हो, लेकिन अगर नहीं लिखते तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये चीज बीच में लिखना लाजमी है, अगर इफ नहीं लिखोगे तो काम भी नहीं खत्म होगा। मैं डायरेक्टली आगे बोल दूं मैं नहीं आऊंगा, तो सारे एकदम सोचेंगे यार किस बात पे बात कर रहे, किस बात पे नहीं आएगा, किस वजह से नहीं आएगा। तो इस वजह से जो हमारी इफ का ब्लॉक है ना वो इंडिपेंडेंट है, वो बिना किसी एल्स से काम कर सकते हैं, बिना किसी दूसरी बात के चल सकते हैं। लेकिन जो एल्स का ब्लॉक है वो क्या है, वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इफ के ऊपर। ये बेसिकली हमारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। अगर मैं इसको कोड में कन्वर्ट करूँ तो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट ग्रेड इज इक्वल टू 80। तो मैं लगाता हूँ इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 70। मैंने कंडीशन बता दी ना कि अगर मार्क्स 70 से ऊपर हुए। अब अगला बात क्या है कि 70 से ऊपर है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं कहूंगा आई विल ज्वाइन डिनर। ये आ गया, बस हमारी बात यहाँ पे खत्म हो गई है कि अगर मार्क्स 70 से बड़े हुए तो मैंने कह दिया अगर मेरे मार्क्स 70 से ज्यादा हुए तो मैं क्या करूंगा, हम लोग बाहर खाने के लिए चले जाएंगे। एट द एंड हमारा क्या आएगा, अगर मैं प्रिंट कराऊं तो मेरे पास क्या चीज प्रिंट होगी, वी विल गो आउट फॉर डिनर, गॉट नहीं, वी विल गो आउट फॉर। और अगर मेरे मार्क्स लेट से 70 आ गए या 69 आ गए तो अब क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों, क्यों कुछ प्रिंट नहीं हुआ, मैंने दूसरी बात बोली हुई थी कि अगर 70 से नीचे है तो मैं करूंगा, तो मैंने कुछ ही गाना खत्म बात। तो ये हमारी इतनी सी बात आ गई क्या, अगर मार्क्स 70 ज्यादा हुए तो हम लोग बाहर खाने भेजेंगे, नहीं तो हम लोग घर में भिंडी खाएंगे। अब यहाँ भी क्या बन गया, क्या हमारा कौन सा ब्लॉक चल गया, एल्स का। अगर एफ नहीं चलेगा तो हमारा सिंपली एल्स का ब्लॉक चल जाएगा। ये बेसिकली लॉजिकल कोड है, ये हमारा क्या कंडीशंस है जिसकी बेस पे आप पूरी की पूरी वेबसाइट चलाते हैं, जिसकी बेस पे आपको पूरी की पूरी वेबसाइट रन होती है। और मैं यहाँ पे उसको ज्यादा कर लूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे 70 लिखा है, लेकिन मसला है कि मेरे पास कंसोल में क्या, अच्छा मेरे कंसोल में भी क्या प्रिंट होगा, इफ का ब्लॉक चलेगा क्या एल्स का चलेगा, इफ चलेगा या एल्स चलेगा। ये आ गया। आपको बस ये बात याद रखनी है, आपको बस ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या है, आपके इस कोड को कभी खोल के देखा भी नहीं जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है तो आपके कोड कभी खोल के देखा भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं देखेगा कि यार बीच में क्या लिखा हुआ है। कंडीशन ट्रू होने के बाद ही हमारे पास एक कोड रन होगा। सही है, समझ आई। अच्छा मैं चाहता हूँ कि यार 70 मार्क्स के ऊपर मुझे बाहर खाने पे लेके जाया जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। तो मेरे पास आउटपुट में ये आ गया। समझ आई इस चीज की, ये हमारी कंडीशंस का सबसे पहला हिस्सा है। क्लियर है, ये चीजें देखी आज जो सारी समझ आई हैं। किससे स्टार्ट किया हम लोगों ने, डेटा टाइप से किया है, देन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे हैं, उसके बाद क्या देखा है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे, और उसके बाद हमने कंडीशंस देखी हैं। तो ये सारा कुछ समझ आ गया, कोई सवाल है इसमें, अब इसकी बैठ के प्रैक्टिस करें जी।